निबंध ऐसे आप लोग देखते हैं कि कई एग्जाम में आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है और यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में एक पेपर ही निबंध का होता है और ये 250 नंबर का रहता है। 3 घंटे का इसके लिए समय रहता है। 2 निबंध लिखना होता है आपको और प्रत्येक 1000 से 1200 शब्दों में रहता है। और देखिए निबंध की तैयारी को आप लोग थोड़ा गंभीरता से लिया करिएगा। इसके लिए अलग से कोई सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग जी के जीएस पढ़ते रहते हैं, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहते हैं, डिबेट सुनते रहते हैं, कोई संपादकीय पाठ पढ़ते रहते हैं, यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको लिखने की कला सीखनी है। क्या? लिखने की कला सीखनी है। और निबंध को लिखते समय कुछ बातों का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। निबंध केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मकता और आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है। अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। जो विषय आप लोग चुन रहे हैं उसी के आसपास आपको लिखना है। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा, ये कहा गया है आपके सिलेबस में। और कहते हैं कि निबंध सभी विषयों का किंग मेकर होता है। और इसके लिए स्टडी मटेरियल की जो हमने बात की है ना, जी के जीएस आप लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई शक्तिशाली वाक्य मिलता है उसे नोट कर लिया करिएगा। और कोई पैराग्राफ उद्धरण है तो उसे नोट कर लिया करिएगा। जब उस तरह के टॉपिक पर आप कहीं कुछ निबंध लिख रहे हैं तो उसका उल्लेख आप कर सकते हैं। और किताब की बात करें तो निशांत सर की आती है, निबंध दृष्टि की आती है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। कैसे लिखें निबंध, ये भी बात आती है। तो विषय को अच्छी तरह पढ़ें, समझें और विषय ऐसे विषय ना चुनें जो संवेदनशील हों या विवादास्पद विषय हों, आप बहुत भावुक हो जाते हो, ऐसे विषय चुनने से बचा करिएगा। और जब आप विषय चुन रहे हैं तो थोड़ा समय चिंतन मनन किया करिएगा, फिर एक ड्राफ्ट बना लिया करिएगा। फिर जब आप शुरुआत करेंगे तो परिचय, पृष्ठभूमि हो गया, मुख्य मुद्दा, समस्या, विषय, विषय से संबंधित वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान समाचार, विषय की प्रासंगिकता क्या है उस पर देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखेंगे, बाधाएं, आलोचनाएं देखेंगे, सुधार, आगे का रास्ता, निष्कर्ष। इस तरह से पूरा आपका निबंध लिखना है। और प्रसिद्ध हस्तियों का द्वारा प्रासंगिक जो कथन रहते हैं उनका भी उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। प्रासंगिक जो सरकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उन्हें भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उनका भी उल्लेख करना चाहिए। अगर आप लोग आंकड़े दे रहे हैं तो संख्या सटीक होना चाहिए और व्यक्तिगत ना हो, अतिवादी दृष्टिकोण भी न रखें, अपने विचारों को संतुलन देने का प्रयास किया करिएगा। और केवल सिर्फ समस्याएं पेश ना करें, यह आपको दूरदर्शी बनाती हैं और दोषदर्शी बनाती हैं। संभव हो सुधार समाधान भी करें। सत्ता व प्रशासन की आधारहीन आलोचना करने से बचिएगा। भले ही विषय उत्तेजक हो किंतु आपको निबंध उत्तेजक नहीं होना चाहिए। असंभव समाधान भी लिखने से बचें, अर्थात ऐसे समाधान प्रस्तुत करें जो व्यवहारिक हो। क्या हो? व्यवहारिक हो। और देखिए जो ये कॉपी आप लोगों के सामने दिखाई दे रही ना, अनिरुद्ध कुमार की है। ये 2017 के हिंदी मीडियम के सिलेक्टेड है, 146वीं रैंकिंग 3 की। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया कि 3 घंटे का पेपर रहता है, 250 नंबर का रहता है और ये मेरिट बेस्ड पेपर है। आप समझ रहे हैं, जिन नंबरों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें इसके नंबर जुड़ते हैं निबंध के। ये प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश हैं। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे और जो आपका मीडियम है उसी में तो लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। 1000 से 1200 शब्दों में एक निबंध लिखना है तो लगभग इतना होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दीजिए। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से आप काट सकते हैं। अब आप देखिए खंड ए खंड बी, दो खंड रहते हैं ना, खंड ए में भी 4 टॉपिक रहते हैं, खंड बी में भी 4 टॉपिक रहते हैं, दोनों में से एक एक चुनना होता है। खंड ए खंड बी प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। 125 नंबर के 2 निबंध होंगे यानी कि टोटल 250 नंबर के। अब आप देखिए एक खंड ए सेक्शन ए में 4 टॉपिक दिए गए। पहला कह रहा है समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कि कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था। तीसरा कह रहा है यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। चार कह रहा है विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, आध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। और इन चारों टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा। ऐसे टॉपिक पर को आप लोगों को चुनना है जिस पर आराम से आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकें। तो इन्होंने आप देखते पहला ही टॉपिक चुना है, समन्वय प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयों
ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष कई समस्याएं, क्या कई आपदाओं को आप देखते हैं कि उजागर करेगा। ये भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के स्तर पर इतनी विविधताएं हैं जो भारत को एक देश के रूप में नहीं, देशों के देश के रूप में एक तरह से स्थापित करती है। आजादी के बाद भारत गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा जैसी मूलभूत चुनौतियों का सामना कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिकता, भाषाभाष, क्षेत्रवाद की आग में जल रहा था। बस इसी समय तक, क्या इसी समय एक एक अमेरिकी मैगजीन अटलांटिस में एक लेख छपा था जिसमें बताया गया था कि भारत में इतनी समस्याएं हैं कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ लोकतंत्र को बनाए रखना असंभव संभव नहीं है। इतनी विविधता को बनाए रखने के भारत के लिए भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही शासन उपयुक्त होता है। और देखिए सुझाव दे दिया जाता है आपको कि परिचय मांग को और प्रभाव से शाली बनाएं और टॉपिक को थोड़ा आप देखिए सामान्य जानकारी प्रस्तुत करें। तो एक तब का भारत था और एक अब का भारत है। भारत ने न केवल अपने लोकतंत्र को ही बनाए रखा, वरन विविधता को संरक्षित रखने का साथ उसका पोषण भी किया है। हमने सामाजिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। शिक्षा, जो आप देखेंगे, शिक्षा का जो स्तर 1950 के दशक में 18% था, कितना 18% था, जो उसे 74% तक लेकर आए। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों का बोलबाला था, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, उसे आज घट बढ़ाकर हमने 67.7% कर दिया। और यह हमारी अथक मेहनत और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ही परिणाम है। और आर्थिक क्षेत्र में है आज भारत विश्व की प्रमुख प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। हम विश्व के सबसे तेजी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। पिछले एक दशक में हमारी आर्थिक वृद्धि 7% के ऊपर रही। गरीबी के स्तर को 1950 से के 70% के आंकड़े से 2012 11-12 के, ये आप देखिए 11-12 के 22.9% तेंदुलकर समिति की अनुशंसाओं के रूप लाए। कोई आंकड़े हैं तो उन्हें का भी उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। समझ रहे, रणनीतिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र को लगातार मजबूती मिली। जनता के अधिकारों को संरक्षित व पोषित किया गया। सत्ता के विकेंद्रीकरण को तेज किया गया। प्रशासन की दक्षता व प्रभावशीलता में भी सुधार हुआ है। परंतु उपयुक्त सफलताओं के बावजूद भी आज भी भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं, खासकर सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की गति पर भी लगाम लगाया। आज भारतीय समाज की विविधता ही भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, क्या बनी हुई है। और इसमें आप देखिए समाज में जाति विभाजन तो पूर्व में ही है और रहा है, परंतु वर्तमान में इसकी तीव्रता बढ़ी है। आज जातियों के बीच संघर्ष बढ़े हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बनकर निम्न जातियां जहां सत्ता के विभिन्न पक्षों व स्तरों पर अपनों को काबिज कर रही हैं, वहीं उच्च जातियां अपने सत्ता के बंटवारे को लेकर तनाव महसूस कर रही हैं। इसी के साथ ही निम्न जातियों का पिछड़ापन भी उन्हें सरकार व प्रशासन के प्रति आंदोलित होने को बाध्य कर रहा है। यही कारण है कि जातीय संघर्ष, नक्सलवाद आदि तेजी से बढ़े हैं। बिहार में रणवीर सेना ये कम्युनिस्ट सेंटर के बीच खूनी संघर्ष को कौन भुला सकता है, इसमें आप देखेंगे। और ये आप देखेंगे केवल जाति ही नहीं, धर्म धर्म भी आज भारतीय समाज के समक्ष चुनौती बना हुआ है। और आप देखिए हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त ऐतिहासिक अविश्वास गुजरात दंगों, मुजफ्फर दंगों आदि के रूप में परिणित होता दिखा रहा है। अपने समाज के में विभाजन की कई खाई को गहरा किया है। ये प्रसिद्ध विद्वान सालेग हैरिसन मानते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति व सबसे बड़ी बाधा है जिन्हें तोड़ना कठिन है। इस समन्वित प्रयास के लिए राजनीतिक एवं आदि विकेंद्रीकरण, समावेशी विकास इत्यादि का उल्लेख करें। ये भी कहा जा रहा है। जाति व धर्म की तरह भाषाई विवाद भी ऐसा मुद्दा रहा और जिसने लगभग एक शताब्दी से भारत को भयभीत करके रखा है। सत्ता के बाद से ही भाषा को लेकर कई आंदोलित हुए। और आप देखिए खासकर भारत द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने जाने व हिंदी थोपे जाने के विरोध में जनमत, ये आप देखिए उग्र विरोध प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। आज भी भाषा एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगला भाषा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य बनाए जाने की तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई। भाषा को लेकर भी खूब विवाद होता रहता है ना। या आप देखिए इसी सभी निजातीय तत्वों ने में व्याप्त
विविधता ने भारतीय समाज में संघर्ष को तेज किया है। आज जहां समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी की मांग को लेकर बहुसंख्यक समुदाय में आक्रोश हो, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय में भय है कहीं इससे उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान छीन जाएगी। और इसी तरह पिछले कुछ समय में गाय भी एक प्रमुख विषय है। गौरक्षा के नाम पर बने ये विभिन्न समूह आप देखते हैं, होने वाली हिंसा को किसी रूप में नहीं सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 अब तो ये खत्म हो गई ना, खत्म किए जाने की मांग को भी तेजी से जन समर्थन मिला। कई लोगों जो वास्तव में अनुच्छेद 370 को महत्ता को नहीं जानते, वे भी इस पर अपने संदर्भ में हाँ मिलाते रहते हैं ना। विभिन्न समानताओं को सुलझाने समस्याओं को सुलझाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को भी लिखें, ये सुझाव दिया जा रहा है। छोटे छोटे अक्षर है ना, तो थोड़ा समझने में नहीं आ रहा होगा। और इस तरह के मसलों पर जनमत का उग्र होना और तार्किक होना, पर्याप्त विचार विमर्श का साथ निर्णय ना लेना भी कश्मीरियों के मन में भारत के प्रति बिलगाव बढ़ा रहा है। केवल कश्मीर ही नहीं, देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी अपने को भारत का अंग नहीं समझता। इसका मुख्य कारण उनका पिछड़ापन व उनके साथ होने वाली भेदभाव है। आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों में नेपाली, पहाड़ी और आदि नामों में पुकारा जाता है और उन्हें से इस भारत के प्रति झोंक पैदा करता है। और आप देखेंगे इसमें ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय महाल नौबिस मॉडल पेश किया गया था, जिसमें ये आप देखिए संकल्पना व्यक्त की गई थी, समय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बने पहचान विलुप्त होते जाएंगे व विकास धर्मनिरपेक्ष गति से आगे बढ़ेगा। परंतु ऐसा दिखाई नहीं दिया और शायद यह उस राष्ट्र की संकल्पना से दूर जा रहे हैं जिसकी स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आज जरूरत है कि भारत अपने सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक सभी क्षेत्रों में विविधता को प्रोत्साहित व संरक्षित करे। और जाति विशिष्ट समाज को किसी भी स्थिति में आदर्श समाज नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में सफल समानता का लक्ष्य रखा, आरक्षण के संदर्भ में सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाई। और आज आप देखिए, आज भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इनकी स्थिति में सुधार के प्रयास कर रही है। आज के रोजगार ढूंढने वाले ना बनकर रहे, बल्कि रोजगार को पैदा करने वाले बने। इसके लिए दलित कैपिटलिज्म को प्रोत्साहित कर इनमें उद्यमिता का विकास किया जा रहा है। इसी तरह विकास की धारा में पिछड़े बने रहे जनजातीय समुदाय को भी मुख्य भाषा धारा में लाना होगा। उनके जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकारों को मान्यता देनी होगी। उनकी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना होगा। क्या करना होगा? संरक्षित करना होगा। और आप देखते हैं कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद, जातीय संघर्ष जैसे संकट प्रभावहीन हो जाएंगे। नीति निर्माण में आदर्शवाद की जगह व्यवहारिकता की आवश्यकता का उल्लेख करें। आज जरूरत है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जगह समावेशी राष्ट्रवाद की संकल्पना को बल प्रदान करें। ऐसी राष्ट्रवादी भावना जिसमें सभी समूहों, वर्गों की भागीदारी हो। नाजीवाद व फांसीवाद राष्ट्रवाद के ही रूप थे, पर घिनौने रूप वही। गांधी, नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद था, समावेशी राष्ट्रवाद तथा, क्योंकि ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त कराने का काम किसी एक समूह या एक जाति या किसी एक धर्म ने नहीं, वरन सभी समुदाय, सभी जातियों, सभी धर्मों ने मिलकर किया। आज भी हमारे हमारे समक्ष ब्रिटिश शासन की तरह गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवादी, आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं। समन्वित प्रयासों से सफलता के वो कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करें, जिनमें भारत पिछले 70 वर्षों से आजाद होने का प्रयास कर रहा है। परंतु ये 2017 में लिखा गया था ना, तो उसी के संदर्भ में लिखा। आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग लिखिए इस टॉपिक पर। और प्रयास तब पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम अपने ही एक विशिष्ट जाति या एक विशिष्ट धर्म, विशिष्ट भाषाई समूह को ये ये मध्यस्थ मानते रहेंगे। और हमें इन संकीर्ण एक तरह से समस्या मानते रहेंगे। संकीर्ण मानसिकताओं से ये ऊपर उठकर एक राष्ट्र के नागरिक उम्रों में अपने को पहचानना होगा। शब्द सीमा को पूरा करने का प्रयास करें। और इस समय मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड इज विथआउट फेयर की कुछ पंक्तियां हैं, जहां दिलों दिमाग पर खौफ का साया ना हो। देखिए, एक तरह से इन्होंने इस पंक्ति का उल्लेख कर दिया। यह दृढ़ प्रश्न की मांग बहुत संगत नहीं है और यह किसी एक आयाम को ही प्रकट करता है। कृपया उत्तर का अंत ऐसे उद्धरण से करें जो कि निबंध के लगभग सभी आयामों को प्रस्तुत करता हो। अब आप देखिए, 125 नंबर में से इन्हें 32 नंबर दिए गए हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और देखिए, एक बात और बताऊं आपको,
आज के परिप्रेक्ष्य में इस निबंध पर, इस टॉपिक पर आप निबंध लिखने की कोशिश करिए। ये 2017 के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। अब आप देखिए कि इसमें एक खंड बी है। क्या है? खंड बी है। आप देखिए खंड बी में, सेक्शन बी में 4 टॉपिक दिए गए। एक राष्ट्र एक निर्वाचन, वन नेशन वन इलेक्शन, भारत में डिजिटल अंतराल ग्राम रूपांतरण में अवरोध, कार्यांतरित भारत नवीन भारत, निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट। तो एक राष्ट्र एक निर्वाचन इन्होंने चुना है इस टॉपिक को। तो निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आधारभूत स्तंभ माना जाता है, और निर्वाचन को तो मतपत्र द्वारा क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि एक सफल चुनाव किसी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। तो चुनाव प्रक्रिया की का विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में ढकेल सकती है। ये मॉलकम का ये कथन है। भारतीय लोकतंत्र में एक साथ संसद तथा राज्यों की विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि लिखें। वैसे तो भारत में चुनाव प्रक्रिया काफी सफल रही है तथा समय समय पर इसमें सुधार होते रहे हैं, परंतु पिछले कुछ समय में एक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है। वह है सांसदों, लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना। इस मुद्दे पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति ने काफी बल दिया है, और ऐसे में विश्लेषण करना जरूरी हो गया कि एक निर्वाचन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्या इसे लागू करना आसान होगा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही क्या यह सुधार निर्वाचित प्रक्रिया के चलते चल रही समस्याओं व राजनीति की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है, या कुछ अन्य उपाय करने भी होंगे। इन्हीं मुद्दों पर इस लेख में विचार विमर्श किया गया। सर्वप्रथम हम बताते हैं कि एक निर्वाचन एक का सिद्धांत कोई नया नहीं है। भारत के अलावा भी कई देशों में इसका प्रचलन है। भारत में विधि आयोग ने भी कई बार इस मुद्दे पर विचार किया है, और ये आप देखिए कई संसद की कई समितियों में भी इस संबंध में अनुशंसा की। वास्तव में भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या रहती है, इसमें से भी लगभग एक चौथाई जानदार निरक्षर है, और साथ ही समाज में उच्च नीच का भेदभाव इतना गहरा है कि एक सफल चुनाव संभव करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। और आप देखेंगे कि सामान्यतः किसी लोकतंत्र में सरकार की अवधि 5 साल की होती है, परंतु पाया गया कि सरकारें औसतन 4 साल ही काम करती हैं, क्योंकि चुनाव साल में सामान्यतः सरकार के सभी कामकाज ठप रहते हैं। बात सरकारी तंत्र चुनावी प्रचार की व्यवस्था व चुनाव को सफल क्रियान्वित कराने की व्यवस्था में लगा रहता है। चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा, साथ ही राज्य में आदेश लोकसभा चुनाव के समय ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। यह एमसीसी चुनाव के परिणाम परिणाम आप देखते हैं कि घोषणा तक लागू रहता है, और इस दौरान सरकार कोई नए विकास कार्य नहीं शुरू नहीं कर सकती है। साथ ही पुराने कार्य भी प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव में व्यस्त रहने के से ठप पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चुनाव के समय एमसीसी की अवधि 2.5 से 3 माह तक की होती है। अतः इतने बड़े समय में जनता को सेवाओं की जरूरत रखना किसी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। उससे निरंतर चुनाव के फलस्वरूप विकास कार्य होने वाले नुकसान के अलावा सामान्य जन तथा राष्ट्र को होने वाले अन्य परेशानियों का भी उल्लेख करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि चुनावी साल में सरकार चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में ज्यादा व्यस्त होने के कारण सरकार वैक सीट पर चली जाती है, प्रशासन नौकरशाही फ्रंट सीट पर आ जाती है। यह लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध है, क्योंकि राज्य का शासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जानी चाहिए, ना कि सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाहों में। और इसके साथ ही चुनाव अलग अलग होने पर धन का खर्च भी ज्यादा होता है। साथ ही आप देखते हैं बोगस वोटिंग की समस्या भी उभरती है, क्योंकि एक वोटर अलग अलग समय में होने वाले चुनाव में नकली पहचान पत्र से वोट करने में सफल हो जाते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है। देखिए विकास का दृष्टि, जो विकास देवी कीर्ति है ना, इनकी क्लास है, उसे आप जरूर देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप बहुत बेहतर निबंध लिख पाएंगे। अतः इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन सिद्धांत दिया जाता है। एक ही साथ एक ही साथ लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं को चुनाव कराने की अनुशंसा की जाती है। इससे लगातार चलने वाली चुनाव से होने वाली विकास प्रक्रिया की बाधा भी घटेगी, और साथ ही प्रशासन भी चुनावी व्यवस्था में जल्द मुक्त होकर समस्त स्थिति को संचालन में योगदान कर पाएंगे। इसके साथ ही इसमें वोटर फ्रॉड फीचर्स भी बढ़ने की संभावना है, और इसके अलावा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। एक साथ होने वाले चुनाव से चुनाव में धन बल का प्रयोग भी घटने की संभावना है। परंतु एक निर्वाचन उपयुक्त लाभों के साथ ही कई चुनौतियों से भी भरा रहता है, और सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या इस प्रक्रिया द्वारा बनी हुई सरकार का अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने में सक्षम होगी। अगर बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को भंग किया गया, तो फिर क्या चुनावों के अगले आने वाली चुनाव साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और
तब तक सरकार का संचालन कौन करेगा? साथ ही राष्ट्रपति राज्यपाल सरकार के ही कहने समय से पूर्व लोकसभा विधानसभाओं को भंग कर दें तो सरकार का संचालन कैसे होगा? इस तरह व्यवस्था में पूरी संसदीय प्रणाली में ही व्यापक बदलाव करने होंगे। साथ ही यह व्यवहारिक रूप से भी सफल होने की संभावना संभावना आप देखते हैं कि को खारिज करता है। और भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी मात्रा में प्रशासनिक सुरक्षा मशीनरी की जरूरत होगी, जो ना तो उपलब्ध हो पाएगी और ना ही चुनाव आयोग ऐसा प्रबंधन कर पा सकेगा। अगर किसी तरह प्रशासनिक व सुरक्षा मशीनरी भी दिया गया तो देश की आंतरिक ये आप देखिए सुरक्षा के लिए इस समय गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। अलगाववादी तत्व इस स्थिति का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। एसवाई कुरैशी का कथन लगातार चुनौती के कारण इस तरफ ये आप देखिए सुझाव दिया जाए। अगर इसकी व्यवहारिकता पर विश्लेषण करें तो पाएं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही चुनाव कराने में 8 से 9 चरणों में चुनाव संपन्न कराने होते हैं। तो फिर तो भारत में 28 राज्य, उस समय 29 थे ना, और केंद्र प्रशासित प्रदेश जिनकी विधानसभा में है ना, उनमें एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? इसके अलावा हमें अपने नागरिकों के शैक्षणिक स्तर को भी देखना होगा, क्योंकि एक डर यह भी माना जाता है कि साथ चुनाव कराने में स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दे आपस में मिश्रित हो जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अलग मुद्दे होते हैं व राष्ट्रीय चुनाव के लिए लोकसभा के लिए अलग, तो मुद्दे बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वही बातें हो रही हैं, उनकी सफलता मिली। और आप देखते हैं अतः एक साथ चुनाव कराने का क्या जनता इतनी जागरूक है, इतना जनता का मानसिक स्तर है इतना कि वह क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से अलग देख सके। कुल मिलाकर एक निर्वाचन की व्यवहारिकता काफी जटिल है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मांग का समर्थन नहीं किया। अब तो देखिए कमेटी बन चुकी है ना, इस दिशा में कुछ और सुधार किए जा सकते हैं। जैसे जिन राज्यों में चुनाव 6 महीनों में अंतराल पर होने हैं उनमें एक साथ चुनाव कराए जाएं। इसी तरह जिन राज्यों में चुनाव लोकसभा के चुनाव साल में पड़ रहे हैं उनकी लोकसभा चुनाव के साथ जोड़कर कराए जाएं। बेहतर चुनावी क्रियान्वयन के लिए अन्य चुनौतियां सुधारों का भी उल्लेख करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। लोकसभा ये आप देखते हैं, हालांकि इसका प्रयोग चुनाव आयोग ने किया, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय इसका सफल परीक्षण भी किया गया। इसके बाद भी राज्यों के चुनाव क्लाउड एक करके कराए जा रहे हैं। अतः एक राष्ट्र एक निर्वाचन की दिशा में अभी पर्याप्त विचार विमर्श की जरूरत है। विशेषज्ञों की राय जाननी होगी, साथ ही आम जनता चुनाव आयोग के भी विश्वास हासिल करना होगा। वेंकट चेलिया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा पर गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भी माना चुनावी व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की जगह हमें वर्तमान व्यवस्था को ही अधिक मजबूत बनाना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देनी होगी ताकि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा सके। आज जरूरत है कि चुनावी व्यवस्था को शुचिता को पुनर्बहाल किया जाए। चुनाव के दौरान राजनीति में बढ़ रहे पूंजीपति व अपराधी तत्वों के ऊपर लगाम लगानी होगी। राजनीतिक दलों में भी व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद आदि पर लगाम लगाते हुए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना होगा। तभी हम शान से कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। ये 55 नंबर दिए गए 125 नंबर में से। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप लिखने की शुरुआत तो करिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे सब सुधर जाएगा और अच्छे निबंध भी आप लिखना शुरू कर देंगे। और जो विकास दिव्य कीर्ति की क्लास है ना, उसे जरूर आप फॉलो कर लीजिए। आप बहुत, अगर एक देश एक चुनाव पर लिखने के लिए आएगा ना निबंध, तो आप बहुत, या कहीं आंसर राइटिंग, तो बहुत बेहतर लिख पाएंगे आप, समझ रहे हैं। बाकी मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।